ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। मेरा नाम राजेश है। पेशे से एक कारपेंटर हूँ। कुछ सालों पहले की बात है, मेरे एक क्लाइंट थे। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलाया और फिर जब मैं उनके ऑफिस गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि अरे राजेश यार, मैं सोच रहा हूँ यार, मेरे ऑफिस का फर्नीचर बहुत पुराना हो गया यार, एक काम कर, तू काम बहुत अच्छा करता है, तू नए फर्नीचर बना दे। और जब उन्होंने ये बात बोली तब मैंने कहा कि ठीक है सर, बना दूंगा, उसमें क्या है। और फिर उन्होंने मुझसे एक बात बोली, देख राजेश, काम जल्दी होना चाहिए क्योंकि मैं ज़्यादा दिन ऑफिस बंद नहीं कर सकता, समझा। और फिर मैंने कहा सर जितना जल्दी हो सकेगा मैं कर दूंगा। उन्होंने मुझे 6 दिन का टाइम दिया जो कि बहुत ज़्यादा कम था। मैंने उनसे कहा कि सर कम से कम 12 दिन या 10 दिन का तो टाइम दीजिए, इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा 6 दिन में। और फिर उन्होंने कहा कि देख यार राजेश, जैसे तैसे बस निपटा दे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता। तुझे जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैं काम से ज़्यादा ही पैसे दे दूँगा, लेकिन जल्दी काम निपटा। मैंने कहा ठीक है सर, जैसी आपकी मर्ज़ी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि डबल शिफ्ट में काम करता हूँ, तब हो जाएगा। और फिर उन्होंने मुझसे कहा रात में भी। मैंने उनसे कहा हाँ सर, रात में भी। फिर उन्होंने मुझसे कहा नहीं यार, रात में नहीं, रात में मैं यहाँ कोई काम नहीं करवाता। और फिर मैंने कहा तो सर कैसे हो पाएगा, ये सारा काम ही 15 दिन का है और आपको 1 हफ्ते में चाहिए, तो डबल काम ही करना पड़ेगा। मुश्किल है लेकिन क्या करें, अब आप ही बताइए, रात में काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा। फिर उन्होंने मुझसे कहा ठीक है राजेश, तू बहुत सही बंदा है, अगर तू कह रहा है तो सही ही कह रहा होगा, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, रात के वक्त थोड़ा यहाँ संभल के रहियो। और फिर जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे थोड़ा अजीब लगा और मैंने उनसे कहा कि क्यों सर, क्या हुआ। फिर उन्होंने कहा नहीं यार, बस तू थोड़ा संभल के रहियो। मैंने कहा ठीक है सर। मुझे उनकी बातें सुन के काफ़ी अजीब लगा था, लेकिन मैंने सोचा कि छोड़ो। और फिर मैंने काम करना शुरू किया। काम करते करते शाम हो गई और शाम से रात। शाम के वक्त वो आए मेरे पास और उन्होंने मुझसे कहा कितना काम हो गया। अरे यार राजेश, तूने तो बहुत काम कर लिया, रात में भी ऐसे ही काम करियो, लेकिन थोड़ा संभल के। और फिर मेरे दिमाग में फिर से वही बात घूमने लगी, आखिर ये मुझे बार बार संभलने के लिए क्यों कह रहे हैं, आखिर क्या है ऐसा इस ऑफिस में। और फिर वो वहाँ से चले गए। मैं अपना काम करता रहा। धीरे धीरे रात हो गई और रात के तकरीबन 12 बज गए। रात के तकरीबन 12 बजे मुझे भूख लगने लगी। मेरे पास खाना था तो मैंने खाना खाना शुरू कर दिया। खाना खाने के बाद मैं पानी पीने के लिए ऑफिस के किचन में गया, जहाँ पर वाटर डिस्पेंसर लगा हुआ था। मैंने पानी पिया और पानी पी के वापस बाहर आया तो मैंने देखा कि मेरा जो औजार का थैला था, जहाँ मैंने रखा था वहाँ नहीं था, जिसे देखकर मैं अपना सर खुजाने लगा। मैंने अपने मन में ही कहा अरे यार, मेरा औजार का थैला कहाँ गया, मैंने यहीं तो रखा था। और फिर मैं आसपास नज़र घुमाने लगा तो मेरा औजार का थैला कहीं और ही पड़ा हुआ था, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब बात थी। मेरा औजार का थैला काफ़ी भारी भरकम था। आखिर वो एक जगह से दूसरी जगह आकर पहुंचा कैसे, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि अगर इसी चीज़ में दिमाग लगाता रहूँगा तो पूरी रात बीत जाएगी, काम तो होगा नहीं। इसलिए मैंने इस बात को इग्नोर किया और फिर काम पे लग गया। काम करते करते जब मैं एक कील ठोक रहा था, तब कील ठोकते ठोकते जो हथौड़ी से आवाज़ आती है, वैसी ही सेम आवाज़ कहीं और से भी आ रही थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावनी बात थी। मेरे अलावा कोई ऑफिस में था ही नहीं, मैं अकेला काम कर रहा था, तो ये कहीं और से हथौड़ी चलने की आवाज़ कहाँ से आ रही थी
मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है ये सब। पहले बैग और फिर ये हथौड़ी की आवाज़। मैंने जैसे तैसे इस बात को भी इग्नोर किया और अपने काम में लग गया। मैं काम कर ही रहा था, तभी मुझे किसी के कदमों की आवाज़ें आने लगी। मुझे लगा कहीं मालिक तो नहीं आ गया, इसलिए मैं दरवाजे के पास गया तो मैंने देखा वहाँ कोई भी नहीं था। तो ये कदमों की आवाज़ कैसी थी, कहाँ से आई थी? अब मुझे थोड़ा बहुत अजीब लगने लगा था, क्योंकि वह में एक बार हो सकता था, 2 बार, 3 बार, लेकिन इतनी ज़्यादा बार नहीं। मैंने अपने दिमाग को समझाया कि शायद ज़्यादा काम करने की वजह से, थकावट की वजह से ऐसा मुझे लग रहा है। अजीब चीज़ें मुझे महसूस हो रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मैंने अपने दिमाग को यही कहकर समझा दिया और फिर मैंने सोचा कि चलो अब काम पे वापस ध्यान दिया जाए। मैंने एक अलमारी बनाकर तैयार कर दी और फिर उसे मैंने खड़ा किया। उसके पल्ले भी मैंने सेट कर दिए थे। तो पल्ले सेट करते ही मैंने पल्लों को खोल बंद करके देखा। कम से कम 4-5 बार खोला और फिर बंद किया। पल्ले सही थे और फिर मैंने उन्हें बंद कर दिया और उस अलमारी को छोड़ के वहाँ से जा ही रहा था अगले काम को पकड़ने के लिए। तभी अचानक से मैंने देखा कि अलमारी के दरवाजे अपने आप खुल गए। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो दरवाजे अपने आप खुले पड़े थे। मैंने वापस से उन्हें बंद किया और वापस से पीछे मुड़ा तो वापस मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। लेकिन इस बार मैं मुड़ा तो दरवाज़ा नहीं खुला हुआ था। मैंने पानी पिया और थोड़ा सा दिमाग को ठंडा किया। मैंने बहुत बार रात में काम किया था, लेकिन ऐसी चीज़ें मेरे साथ पहली बार हो रही थी। और फिर मैंने पानी पी के बॉटल को नीचे रखा ही था, तभी वो बॉटल अपने आप ज़मीन पर गिर गई और पूरा पानी बिखर गया। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि मेरा हाथ पानी की बोतल पे लगा ही नहीं था। वो पानी की बोतल अपने आप ज़मीन पे गिर गई थी, मेरी आंखों के सामने ही। रात के 2 बज गए और फिर मुझे काम करते करते टॉयलेट लगी, तो मैं ऑफिस के टॉयलेट में चला गया। टॉयलेट कर ही रहा था, तभी मुझे एक मशीन की आवाज़ सुनाई दी और वो आवाज़ और किसी की नहीं, वुड कटिंग मशीन की थी, जो कि हम कारपेंटर यूज़ करते हैं। वो मशीन चल रही थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा कि आखिर मशीन अपने आप कैसे चलने लगी। और फिर मैं दरवाज़ा खोल के बाहर आया तो मैंने देखा मशीन नहीं चल रही थी। तो आवाज़ कहाँ से आई? मैंने स्विच बोर्ड की तरफ देखा तो जिसमें मशीन का प्लग लगा था वो स्विच ऑफ था। तो मशीन कैसे चली और मशीन चलने की आवाज़ कैसे आई? और फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, अपना काम करो, और मैं काम पे लग ही गया। तभी अचानक से मेरी आंखों के सामने मशीन अपने आप ऑन हो गई। मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा। मैं स्विच बोर्ड के पास गया और मैंने प्लग को ही बाहर निकाल कर रख दिया और फिर चैन की सांस ली और वापस से अपने काम पे लगने के लिए पीछे मुड़ा ही था। तभी वो वुड कटिंग मशीन अपने आप चालू हो गई और इस बार तो प्लग स्विच बोर्ड में था ही नहीं, कोई गुंजाइश थी ही नहीं उस मशीन के चलने की। लेकिन फिर भी वो मेरी आंखों के सामने चालू हो गई। मैं इतना ज़्यादा घबरा गया कि मेरे पसीने आ गए। मैं पसीने से पूरा तरबतर हो गया। मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ तो अजीब है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे काफ़ी वक्त बीत गया और पूरी रात मैंने जैसे तैसे काम किया और सुबह वो मेरा क्लाइंट आया और उसने मुझसे कहा कि अरे राजेश, सब कुछ ठीक तो है? रात में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? और फिर मैंने कहा सर, समझ ही नहीं आ रहा किस मुंह से बताऊं। और फिर मेरे उन क्लाइंट ने कहा क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? और फिर मैंने उनसे कहा अरे सर, समझाने लायक ही नहीं है। कभी मशीन अपने आप चल जा रही थी, कभी कुछ कभी कुछ, कभी आवाज़ें आ रही थी, आखिर बात क्या है? और फिर उन्होंने मुझसे कहा अरे मैं भी परेशान हूँ, काफ़ी पूजा करवाई है यहाँ पर, लेकिन ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। मैंने ये ऑफिस तू जानता ही है, नया नया ख़रीदा है। हाँ, फर्नीचर थोड़ा पुराना हो गया था इसलिए बदलवा रहा था, लेकिन मैंने भी रात के वक्त काफ़ी अजीब चीज़ें महसूस की हैं। मैं कैबिन में अपना काम करता रहता था तो
अपने आप ही चीज़ें बाहर गिरने लगती थी। काफ़ी परेशान हो गया। खैर, मेरी एक बात मान, तू रात में काम मत कर। ज़्यादा दिन लगेंगे कोई बात नहीं, लेकिन तू रात में काम मत कर। मैंने भी ठीक है कह दिया और फिर मैंने रात में काम करना वहाँ बंद कर दिया और दिन में ही काम करने लगा और 10 दिन में काम निपटा के वहाँ से चला आया। लेकिन आज भी वो कुछ सवाल हैं जो मेरे दिमाग को परेशान करते रहते हैं। वो आखिर मशीन कैसे चली, वो बोतल आखिर कैसे गिरी, क्या सच में कोई रूहानी ताकत थी जो मुझे उस रात परेशान कर रही थी? ये बात काफ़ी ज़्यादा डराती है मुझे आज भी। मेरा नाम सतीश है। मैं बिजली का काम करता हूँ। घरों में जाकर बिजली की जो कंप्लेंट्स होती हैं उन्हें सॉल्व करता हूँ। मुझे कई कॉल्स आते हैं दिन में और मैं वहाँ जाकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ। यही मेरा काम है। एक रात शाम को तकरीबन 8 बजे मुझे एक कॉल आया। मेरा छुट्टी का टाइम हो गया था। मैंने जैसे ही कॉल उठाया मैंने कहा, सॉरी सर, मैं नहीं आ पाऊँगा, छुट्टी का टाइम हो गया। और फिर सामने से आवाज़ आई, अरे भाई आ जाओ यार, समझा करो, यहाँ लाइट चली गई है, मेरे बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, ऐसे मत करो, आ जाओ यार, पैसे मांगोगे मैं दे दूँगा, पैसों की वो बात नहीं है। और फिर मैंने सोचा कि यार बेचारे के बच्चे परेशान होंगे गर्मी में, इसलिए मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, 1-1.5 घंटा लेट चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा। और फिर मैं वहाँ पहुँचा, जो एड्रेस मुझे बता रखा था मैं वहाँ पहुँचा। मैंने वहाँ देखा तो एक पुरानी सी जंजर बिल्डिंग थी, जिसे मैंने देखा तो काफ़ी अजीब सी थी, डर लग रहा था उसे देखकर। और मैंने वो एड्रेस वाली पर्ची निकाली और दरवाजे के पास गया। एड्रेस प्लेट पे देखा तो एड्रेस वही था। मैं दरवाज़ा खटखटाने जा ही रहा था, तभी दरवाज़ा अपने आप खुल गया और फिर मैं घर के अंदर घुस गया। मैंने आवाज़ लगाई, हाँ जी सर, इलेक्ट्रिशियन आपने बुलाया था? बदले में कोई जवाब नहीं आया। और फिर मैंने एक और बार बोला, हाँ जी सर, इलेक्ट्रिशियन आपने बुलाया था? फिर भी कोई जवाब नहीं आया। मैं 2 मिनट तक वहीं खड़ा रहा और फिर मैंने सोचा कि यार कैसे लोग हैं, खुद बुलाकर पता नहीं कहाँ गायब हो गए, इसलिए मैं वापस जा ही रहा था। तभी मैंने पीछे मुड़ के देखा, दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा लॉक्ड था। मेरे पसीने छूट गए क्योंकि अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। मैंने अपना फ़ोन निकाला और अपने एक दोस्त को कॉल करने की कोशिश की तो मैंने देखा कि सिम ही बंद पड़ी हुई थी, वहाँ नेटवर्क सी नहीं थी। पता नहीं कैसा अजीब सा घर था वो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और फिर मैंने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट को ऑन किया और आसपास देखने लगा। मुझे काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही थी। तभी मुझे वहाँ किसी के भारी भारी कदमों की आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई मेरे पास आ रहा था। मैंने चैन की सांस ली कि चलो कोई तो आया। और फिर कुछ ही देर में एक आदमी, जिसकी हाइट तकरीबन 7 फुट होगी, दिखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब था वो, उसने मुझे देखते हुए एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, आ गए आप? और फिर मैंने कहा, क्या आपने मुझे कॉल किया था? और फिर उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और उसने कहा कि मेरे घर की लाइट नहीं आ रही है, ठीक कर दो प्लीज। और फिर मुझे उस आदमी का बर्ताव काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा, ऐसा लग रहा था इंसान है ही नहीं। और फिर मैंने अपने सर को पकड़ा और सोचा कि चलो अब क्या ही कर सकते हैं, फंस गए तो फंस गए। और फिर मैंने अपना टेस्टर निकाला जिससे हम इलेक्ट्रिशियंस काम करते हैं और पावर सप्लाई को चेक करने लगा। मैंने चेक किया तो पता चला कि मेन पावर ही नहीं आ रही है। और फिर मैंने उस आदमी से कहा, अरे सर जी, क्या मजाक लगा रखा आपने? हाँ, जब पीछे से लाइट ही नहीं आ रही है, बिजली का बिल नहीं भरा होगा आपने तो बिजली काट दी होगी उन्होंने, मेन लाइट ही नहीं आ रही है तो घर में लाइट आएगी कैसे? हाँ। और फिर उसने मुझे मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, मैं बिजली का बिल भर दूंगा। क्या आप पानी लेंगे?
काफी ज्यादा थक गए हैं आप। और फिर मैंने कहा पानी तो नहीं चाहिए, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं जा रहा हूँ। और फिर उस आदमी ने मुझसे कहा पैसे? ठीक है। और फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला और उसने मुझे 500 का नोट दे दिया। और फिर मैंने कहा मेरे पास खुले नहीं है। और फिर उसने कहा कोई बात नहीं, रख लो, आगे कभी हिसाब कर लेंगे। और फिर मैंने रख लिया और वहाँ से निकल पड़ा। और तभी मैंने देखा कि एक आदमी फ़ोन पर बात करता हुआ इधर उधर घूम रहा है। और तभी मेरा फ़ोन बजने लगा। मैंने फ़ोन उठाकर देखा तो फिर सामने से आवाज़ आई, अरे भाई साहब, मैंने आपको कहा था ना कि मेरे बच्चे गर्मी में परेशान हो रहे हैं, आप कहाँ पर हैं? आपने तो कहा था आप आ रहे हैं। और फिर मैंने देखा कि जो मेरे सामने फ़ोन पे बात कर रहा था उसी ने मुझे कॉल मिलाया था। इसका मतलब वो वही आदमी था। इसलिए मैं उसके पास गया और मैंने कहा क्या सर, आपने मुझे बुलाया था, मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। और फिर उस आदमी ने कहा अरे हाँ भाई, मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं गर्मी में, आप कहाँ पर घूम रहे हैं यहाँ पर, मैंने आपको एड्रेस दिया तो था। और फिर मैंने कहा सर यही घर है ना आपका, ये जो जंजर सा पुराना सा है। और फिर उन्होंने कहा अरे भाई कैसी मजाक कर रहे हो यार, मैं वैसे ही इतना परेशान हूँ, ये जंजर सा बंजर सा घर, इसमें कोई रहेगा, लगता है आपको ऐसा? मैंने आपका एड्रेस सही SMS किया था, आपने क्या ध्यान से देखा नहीं? और फिर मैंने कहा अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं, ये देखिए मैंने पर्ची पे लिख रखा है, आप इसे देखिए। और फिर उसने वो देखा, उसने कहा हाँ यही तो एड्रेस है, सही तो है, लेकिन आप वहाँ क्या कर रहे थे? और फिर मैंने कहा अरे सर ये देखिए ना, इस बिल्डिंग पे भी सेम एड्रेस लिखा हुआ। और फिर उस आदमी ने कहा, उससे कहा अरे भाई क्या हो गया है, उस एड्रेस प्लेट को देखो और इस एड्रेस प्लेट को देखो। और फिर मैंने उस एड्रेस प्लेट को देखा तो उस प्लेट पे कोई और एड्रेस था, लेकिन जब मैंने पहले चेक किया था तब दोनों एड्रेस सेम थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ। और फिर उस आदमी ने मुझसे कहा भाई आप पहले नहीं हो, बहुत लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, डिलीवरी बॉय भी कभी कभार भटक जाते हैं, कहते हैं कि कोई अजीब सा आदमी दिखता है, लेकिन 10 साल से ये पूरी बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है, कोई भूत प्रेत का साया है इस पर, आपको कुछ हुआ तो नहीं? और फिर मैंने नाम ऐसा हिलाया और फिर मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो वो 500 का नोट अभी भी रखा हुआ था। इसका मतलब जो मैंने देखा वो वहम नहीं था। और फिर मैं उस आदमी के साथ गया और उसके घर की लाइट ठीक करी और वहाँ से अपने घर वापस पहुँच गया। लेकिन वो अजीब सा आदमी और जो उस दिन मेरे साथ हुआ वो काफ़ी ज़्यादा अजीब और भयानक था। मैंने जैसे तैसे अपने दिमाग को समझाया और फिर मैं कभी उस बिल्डिंग के पास भी नहीं गया। मेरा नाम शिवम है। ये बात तकरीबन 3 साल पहले की है। मैं अपनी कार को ड्राइव करता हुआ एक हाईवे से गुज़र रहा था। काफ़ी लंबे समय से मैं ड्राइविंग कर रहा था और रात हो चुकी थी। रात का वक्त था और सुनसान पूरा हाईवे पड़ा हुआ था। और जब मैं गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाते चलाते अचानक से मुझे ठंडी लगने लगी। और काफ़ी ज़्यादा अजीब बात थी वो, क्योंकि AC ऑफ पड़ा हुआ था और गर्मी का मौसम था। मुझे सर्दी लगने लगी अचानक से, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। मैंने सोचा कि मौसम बदल रहा है और फिर आगे चलता रहा। गाड़ी चलती रही और मैं ड्राइविंग करता रहा। तभी मैंने देखा कि हाईवे की साइड से एक आदमी गुज़र रहा है, जिसे देखकर मुझे उस पर काफ़ी तरस आया कि बेचारा इतना लंबा हाईवे कैसे पार करेगा। इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसकी मदद कर दी जाए। मैंने उसके पास में गाड़ी रोकी और मैंने उस आदमी से कहा अरे भाई क्या बात हो गई, आपको लिफ्ट चाहिए क्या? चलो मैं छोड़ देता हूँ। और फिर उस आदमी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधे सीधे चलता रहा। और फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा और फिर मैंने एक और बार कहा अरे भाई लिफ्ट चाहिए क्या? चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ, कहाँ ऐसे भटक रहे हो रात में? और फिर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा और इसलिए मैंने सोचा कि चलो छोड़ो। और ये कहकर मैं गाड़ी को स्टार्ट करने लगा और गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल पड़ा।
तकरीबन 10 मिनट बाद जो मैंने देखा उसे देखकर मैं हैरान हो गया। मैंने देखा कि वही आदमी मेरी कार के आगे आगे चल रहा था। वो था तो बगल में, लेकिन मेरी कार से आगे था। मैं देखकर दंग रह गया कि मेरी गाड़ी 50 से 60 की रफ्तार से आगे बढ़ रही है, तो ये अचानक से मेरे आगे कैसे चलने लगा। और फिर मैंने उसे देखा तो वो कुछ अजीब सा था। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो इंसान है। वो उसका अजीब सा व्यवहार, मैंने उसे लिफ्ट देने की कोशिश की लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन ये बात तो नॉर्मल है, लेकिन वो मेरी गाड़ी के आगे कैसे आया। और फिर मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और उससे काफ़ी आगे निकल गया। और 10 मिनट बाद मैंने वापस देखा तो वो मेरी गाड़ी के आगे चल रहा था। और अचानक से उसने मुझे मुड़ के देखा तो मैंने देखा कि उसके चेहरे पे कुछ अजीब सा लगा हुआ था। वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा भयानक और डरावना था। उसने मुझे देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। मैं इतना ज़्यादा घबरा गया कि मैंने अपनी गाड़ी को और स्पीड में वहाँ से भगाया और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। वो इंसान दिखने में इतना ज़्यादा डरावना था कि मेरे पसीने छूट गए थे। मैंने एसी को चालू किया और जैसे तैसे भगवान का नाम लेते हुए वहाँ से निकल आया। लेकिन वो रात और वो आदमी और उसका चेहरा मुझे आज भी याद है। काफ़ी ज़्यादा भयानक, बहुत भयानक था वो। तो अच्छा हुआ मैंने गाड़ी से कंट्रोल नहीं खोया, वरना वो मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात बन जाती। मेरा नाम सुधीर है। मैं एक प्लम्बर हूँ। घरों में पानी की फिटिंग करता हूँ और जो भी प्रॉब्लम होती है प्लम्बर से रिलेटेड वो सारे काम करता हूँ। एक रात मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा था। वो पूरी बहुत बड़ी 4 मंजिल की बिल्डिंग थी जहाँ मैं वाटर पाइप फिटिंग का काम कर रहा था। और काफ़ी लोग थे, लेकिन जिस फ्लोर पे मैं काम कर रहा था वो पूरा सुनसान और अकेला फ्लोर था, क्योंकि सिर्फ मैं ही था जिसका काम उस फ्लोर पे रह गया था, इसलिए मैं ही कर रहा था। रात के तकरीबन 10 बजे थे और पूरे फ्लोर पर अंधेरा अंधेरा था। वो पूरी कंस्ट्रक्शन साइड बनी नहीं थी, सिर्फ ईंटों से दीवार वगैरह थी, प्लस्तर वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था। मैं अपना काम कर ही रहा था, तभी एक अंधेरे कोने से कुछ आवाज़ें आने लगी। कोई मेरा नाम पुकार रहा था, सुधीर, 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 सुधीर। और फिर मैंने उस तरफ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा कोना था। और फिर वो आवाज़ जो थी वो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मैं उठा और उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा और वो आवाज़ बार बार मेरा नाम ले रही थी, सुधीर, 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 सुधीर। और फिर मैं वहाँ पहुँच गया। मैं उस अंधेरे कोने की तरफ बढ़ा तो मैंने देखा कि वहाँ किसी का चेहरा था, सिर्फ और सिर्फ चेहरा और कुछ भी नहीं। वो चेहरा बहुत डरावना था। वो पूरा चेहरा सफ़ेद था, उसकी आंखों की पुतलियाँ पूरी सफ़ेद थी और वो सिर्फ नाम लिए जा रहा था, सुधीर, 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 सुधीर। और तभी मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा। मैं चिल्लाता हुआ पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि मेरा ही दोस्त था जो कि दूसरे फ्लोर पर काम कर रहा था। और उसने मुझे कहा, अरे यार तेरे पास वो पाइप रेंच पड़ा हुआ है यार, मेरा पता नहीं कहाँ चला गया। और फिर मैंने कहा, हाँ है मेरे पास। और फिर उसने मुझसे कहा, अरे क्या हो गया, इतना घबराया हुआ क्यों है। और फिर मैंने कहा कि अबे पता नहीं, इस अंधेरे कोने से मेरा कोई नाम पुकार रहा था। और फिर मेरे दोस्त ने कहा, अरे वहम हुआ होगा, छोड़ पाइप रेंच दे। मैंने उसे पाइप रेंच दिया और फिर वो अपने फ्लोर पर चला गया जहाँ वो काम कर रहा था और मैं वापस से अपने काम पे लग गया। लेकिन उस अंधेरे कोने से आवाज़ एक बार फिर से आने लगी, सुधीर, 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 सुधीर। और फिर मैं वापस से उस अंधेरे की तरफ खींचा जाने लगा।
और जब मैं उस अंधेरे की तरफ बढ़ा तब किसी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे उस अंधेरे की तरफ खींचने की कोशिश की, जो कि काफ़ी ज़्यादा भयानक था। और मैंने अपने हाथ को बाहर खींचा और उस अंधेरे से काफ़ी दूर चला गया। मैं पसीने से पूरा भीग गया। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा मन कर रहा था कि चलो काम छोड़ के चला जाता हूँ इस फ्लोर से, मेरे से नहीं होने वाला था अकेले काम। और फिर मैंने ये बात अपने मालिक से बताई और फिर मेरा मालिक मेरे पे चिल्लाने लगा। उसे लगा कि मैं बहाने कर रहा हूँ ताकि काम ना करना पड़े, और उसने मुझे चिल्लाते हुए कहा, चुपचाप काम ख़त्म कर वरना काम से निकाल दूँगा। और जब मैंने बात सुनी तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया और मैंने सोचा कि चलो अब क्या ही कर सकते हैं, काम तो करना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने काम करना वापस शुरू कर दिया। और जब मैं काम करने लगा तभी अचानक से मेरे साथ कुछ हुआ। मुझे एक ज़ोर का झटका लगा। काफ़ी अजीब बात थी, वैसा मैंने कभी महसूस नहीं किया था। और मुझे झटका लगा तो मैंने देखा कि मैं किसी और ही जगह हूँ। मैं था तो उसी फ्लोर पे जिस पे काम कर रहा था, लेकिन मैं किसी और साइड था। अचानक से मैं वहाँ कैसे पहुँचा मुझे कुछ समझ नहीं आया। और तभी मैंने देखा कि जो मेरे औजार थे वो अपने आप हवा में उड़ रहे थे और वहाँ से आवाज़ आ रही थी, सुधीर, 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 सुधीर। और जब मैंने अपनी आंखों से ये देखा तब तो मैंने सोच लिया कि भले ही काम से निकाल दो, और पे अब काम नहीं करना। और फिर मैंने अपना औजार का थैला उठाया और अपने मालिक से कह दिया कि मैं नहीं करूँगा काम। उसने मुझसे कारण पूछा तो मैंने उसे सारी बातें बताई। तो उसने मुझे प्यार से कहा, अरे कोई बात नहीं, इस फ्लोर पर कर ले, सुबह उस फ्लोर पर कर लियो, अभी तेरे को डर लग रहा है तो। और फिर मैंने हाँ में सर हिलाया और दूसरे फ्लोर पर काम करने लगा अपने दोस्तों के साथ। और फिर मैं सुबह ही उस फ्लोर पर गया और काम करने लगा। और वहाँ का काम निपटा कर मैंने उस फ्लोर की तरफ झांका भी नहीं, लेकिन जो उस रात हुआ था वो बेहद ही ज़्यादा डरावना था। अगर कोई और मेरी जगह होता तब तो भगवान ही मालिक था उसका। दिसंबर साल का वो महीना जब सर्दी सबसे ज़्यादा पड़ती है, और इस महीने के साथ आता है एक खुशी का त्यौहार जिसका नाम है क्रिसमस। क्रिसमस हर बच्चे का एक फेवरेट त्यौहार होता है। हर बच्चे की ये विश होती है कि सेंटा क्लॉस 25 दिसंबर की रात को उसे आकर गिफ्ट दे। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक डरावनी घटना जो कि घटी थी 25 दिसंबर को, यानी कि क्रिसमस के दिन पे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल। तो अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम रॉबर्ट है। ये बात है उस वक्त की जब मैं सिर्फ 10 साल का हुआ करता था। बचपन से ही मुझे कार्टून्स देखने का बहुत शौक था और मेरा पसंदीदा कार्टून था सेंटा क्लॉस। सेंटा क्लॉस मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। मुझे यकीन था कि वो किसी न किसी क्रिसमस के दिन आके मुझे गिफ्ट देंगे। कई क्रिसमस बीते लेकिन सेंटा क्लॉस कभी मेरे पास नहीं आए। मैं बच्चा था उस वक्त, मेरे पास समझ नहीं थी। मैं अपने मम्मी पापा से पूछता था तो वो सिर्फ एक ही जवाब देते थे कि सेंटा क्लॉस सिर्फ अच्छे बच्चों को गिफ्ट देते हैं, ना कि बुरे बच्चों को। और ये बात सुनने के बाद मैं बिल्कुल अच्छा बच्चा बन गया था। मुझ में बिल्कुल भी समझ नहीं थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि सेंटा क्लॉस नहीं होते। लेकिन बचपन की ये छोटी छोटी गलतफहमियां ही तो बचपन का मज़ा देती है। मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। ऐसे ही आया एक क्रिसमस और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था उस दिन के लिए। मुझे लगा था कि इस क्रिसमस पे तो पक्का सेंटा क्लॉस मुझे आकर गिफ्ट देंगे। और काफ़ी इंतज़ार के बाद वो रात आ गई, क्रिसमस की रात। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी उस रात। मैं सेंटा क्लॉस को एक बार अपनी आंखों से देखना चाहता था और मैंने इसी चक्कर में एक गलती कर दी। मैंने अपने रूम की विंडो खुली छोड़ दी। मैं ये समझ रहा था कि रात को सेंटा क्लॉस अंदर आएंगे,
और मुझे गिफ्ट दे के वहाँ से चले जाएंगी। और इसी बहाने इस बार तो मैं सेंटा क्लॉज से मिल ही लूँगा। मैं पूरी रात अपनी रज़ाई में छुप कर बैठा रहा। तभी अचानक से मैंने कुछ हलचल की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई मेरे घर के बाहर चक्कर लगा रहा। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। मुझे लगा कि वो सेंटा क्लॉज है। आखिरकार मेरी इच्छा पूरी होने वाली है। सेंटा क्लॉज मेरे घर पे आ चुके हैं। मुझे कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और वो कदमों की आवाज़ धीरे धीरे तेज़ हो रही थी। और जैसे जैसे वो कदमों की आवाज़ तेज़ हो रही थी, मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। मुझसे रहा नहीं गया और मैं अचानक से विंडो के पास गया। और जो मैंने देखा उसे देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। मैंने देखा कि सेंटा क्लॉज अपने हाथ में चाकू लिए मेरी ही गली में घूमने वाले कुत्ते को बड़ी बेरहमी से मार रहे थे। ये देख के मेरे हाथ पैर कँपकँपाने लगे। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। मैंने बचपन से ही सेंटा क्लॉज के बारे में सुना था कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं और वो अच्छे बच्चों को प्यार करते हैं, और कार्टून्स में भी मुझे यही दिखाया गया। मेरे दिमाग में यही बात थी कि सेंटा क्लॉज बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अपने सामने ये सारी चीज़ें देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा सहम सा गया था। उनके हाथ में खून से रंगा हुआ चाकू था और अचानक से मेरे घर की खिड़की की तरफ घूमी। उन्होंने मेरे घर की खिड़की को खुला हुआ देख लिया। मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और मैं वहाँ अपने बेड में छुप गया। मैंने विंडो को बंद कर दिया और मैंने अपनी रज़ाई को पूरा ओढ़ लिया। मैं घबराहट से काफ़ी ज़्यादा डर गया था। दिसंबर जैसे महीने में भी मेरे को पसीने आ गए थे। मेरी सबसे बड़ी विश सेंटा क्लॉज से मिलने की एक श्राप बन गई थी। वो मेरी खौफ की सबसे बड़ी वजह बन गई थी। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था, लेकिन मेरा डर तो तब बढ़ा जब मैंने एक आवाज़ सुनी। कोई मेरी विंडो को बाहर से नॉक कर रहा था और नॉक करने की आवाज़ से मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैं तुरंत अपने मम्मी पापा के रूम में गया और मैंने अपने मम्मी पापा को ये सारी बातें बताई। और मेरे पापा तुरंत उठ के घर में रखा एक सेफ्टी के लिए एक बेसबॉल बैट लेके बाहर निकले और उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। मेरे पापा को लगा कि ये सिर्फ मेरा वहम है और उन्होंने मुझे समझाया, बेटा मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तुम अब 10 साल की हो गए और तुम इतने बच्चे तो नहीं हो कि तुम्हें समझना है। मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, सेंटा क्लॉज जैसी कोई चीज़ नहीं होती और तुम्हें जो भी गिफ्ट चाहिए मैं तुम्हें दे दूँगा। ऐसे सेंटा क्लॉज के बारे में सोच सोच के अपना टाइम बर्बाद मत करो। फिर मैंने पापा को बताया कि उस गली में जो हमारा कुत्ता घूमता रहता है, जिसे सब लोग खाना देते हैं, उसे बड़ी बुरी मौत मार दिया है। मेरे डैड ये बात सुन के हैरान हो गए और वो मेरे साथ गली में आए और उन्होंने कहा कि दिखाओ कि कहाँ है वो कुत्ता। और मैंने उस जगह पे इशारा किया और मेरे डैड भी वो देख के डर गए, क्योंकि उस गली के कुत्ते को काफ़ी बुरी तरह से मारा गया था और ये काम कोई जानवर तो नहीं कर सकता था। मेरे पापा ने मुझे फ़ौरन घर के अंदर छुप जाने के लिए कहा और पड़ोसियों को इकट्ठा किया। मैं तुरंत अपने कमरे में आके छुप गया और तभी अचानक से मेरी बालकनी से एक आवाज़ आने लगी। यह आवाज़ सुन के मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। मेरे पापा और गली के बाकी लोग अपने हाथों में हथियार लेके पूरी गली में घूमने लगे और आसपास के इलाकों में भी घूमने लगे। और जब गली के लोग पेट्रोलिंग करती हुई पुलिस की कार दिखी और उस पेट्रोलिंग करती हुई कार में पुलिस वाले थे, पुलिस वालों ने गाड़ी रोकी और मेरे पापा और गली के बाकी लोगों को बताया कि एक साइको किलर एक दुकान से सेंटा क्लॉज के कपड़े लूट के भाग गया है और वो इसी इलाके में है। वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। सब अपना अपना ध्यान रखें, हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये बात सुन के मेरे पिताजी और गली के बाकी लोग सारे अपने अपने घर की ओर आ गए और मैं भागता हुआ रोता हुआ अपनी मम्मी के पास गया और मैंने मम्मी को वो सब बताया। मेरी मम्मी ने पापा को ये सारी बातें बताई और मेरे पापा समझ चुके थे कि वो साइको किलर है। मेरे पापा रूम की तरफ बढ़े और उन्हें भी वही आवाज़ सुनाई दी और वो ये आवाज़ सुन के समझ गए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने पुलिस वालों को कॉल किया और पुलिस वाले थोड़ी ही देर में मेरे घर में पहुंच गए
और पुलिस वालों ने मेरे घर के दरवाजे को धीरे से खोला ताकि कोई आवाज़ ना हो और चुपचाप से बालकनी की ओर बढ़ने लगे। और उन्होंने अचानक से उस दरवाजे को खोला जो कि बालकनी का था और उन्होंने गन पॉइंट कर दी। और उन्होंने जो देखा उसे देख के उन्हें उल्टी आ गई। उन्होंने देखा कि उस साइको किलर ने एक बिल्ली को चाकुओं से मार मार के उसकी जान निकाल ली थी। उसके शरीर के काफ़ी ज़्यादा टुकड़े कर दिए थे और उसके हाथ पूरे खून से सने हुए थे। उसने जो सेंटा क्लॉज के कपड़े पहने थे ऐसा लग रहा था कि वो रंग से नहीं खून से लाल हो। और वो पुलिस वालों को देख के एक अजीब सी हंसी हंस रहा था। पुलिस वाले समझ गए थे कि इसका खुला घूमना खतरे से खाली नहीं है और पुलिस वालों ने उसे वापस से पकड़ लिया और मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। और उस दिन के बाद से क्रिसमस जब भी आता है मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता हूँ। मेरी उम्र तो बड़ी हो गई है लेकिन कभी कभी रात में जब मैं सोता हूँ तो वही आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगती है। अभिषेक एक 12 साल का आम बच्चा जिसकी ज़िंदगी बिल्कुल आम थी। रोज़ वही स्कूल जाना और पढ़ाई लिखाई करना। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बाकी बच्चों की तरह थी। वो दिल का काफ़ी अच्छा था। उसे लोगों की मदद करना काफ़ी अच्छा लगता था। वो पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा था। वो हमेशा अपने माता पिता की बात माना करता था। उसे अपनी ज़िंदगी में कोई भी समस्या नहीं थी, सिर्फ एक समस्या को छोड़ के। उसी के स्कूल में पढ़ने वाला एक ऋतिक नाम का लड़का जो कि हमेशा क्लास के बच्चों को परेशान किया करता था और वो ऋतिक हमेशा अभिषेक को भी परेशान किया करता था। अभिषेक को लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं था जिसकी वजह से वो चुपचाप सहता रहता था। वो दिल का तो बहुत अच्छा था लेकिन उतना बहादुर नहीं था। वो ना ही अपने टीचर्स को ये बात बता पाता था और ना ही अपने पेरेंट्स को। वो चुपचाप ऋतिक का परेशान करना सहता रहता था। क्लास के बाकी बच्चे भी परेशान रहते थे ऋतिक से लेकिन कोई भी टीचर से शिकायत नहीं करता था क्योंकि वो सब छोटे छोटे थे। किसी के पास इतनी समझ नहीं थी। धीरे धीरे दिन बीता और फिर साल का सबसे ठंडा महीना आया दिसंबर और साथ ही एक त्यौहार लाया क्रिसमस। क्रिसमस के आते ही अभिषेक काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। क्रिसमस का त्यौहार अभिषेक को बहुत ही ज़्यादा पसंद था क्योंकि उसने बहुत बातें सुनी थी सेंटा क्लॉज के बारे में और वो भी चाहता था कि सेंटा क्लॉज उससे मिले। 1 दिसंबर से ही उसकी एक्साइटमेंट बढ़ी जा रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगा था लेकिन फिर वही ऋतिक का परेशान करना। लेकिन अभिषेक चुपचाप सहता जाता था। धीरे धीरे और दिन बीते और आया 25 दिसंबर। अभिषेक बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि आज था क्रिसमस। क्रिसमस के दिन वो नए कपड़े पहन के इधर उधर घूम रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। पूरे दिन वो अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहा और उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि रात को सेंटा क्लॉज अभिषेक के पास आएंगे और उसे गिफ्ट देंगे। सारा दिन घूमने के बाद और क्रिसमस एंजॉय करने के बाद जब वो शाम को अपने घर वापस आ रहा था तभी अचानक से उसके चेहरे से सारी खुशी गायब सी हो गई क्योंकि उसने देखा कि उसके रास्ते में ऋतिक खड़ा है। अभिषेक क्रिसमस के दिन तो कोई बहसबाजी नहीं चाहता था, इसलिए वो ऋतिक को इग्नोर करके वहाँ से निकल रहा था। तभी अचानक से ऋतिक ने अभिषेक को रोका और उससे कहा, व्हाट हैपेंड अभिषेक, तुम तो मेरे दोस्त हो ना, तुम मेरे को ऐसे इग्नोर करके क्यों जा रहे हो। अभिषेक ये बात सुनते ही रुक गया और उसने कहा कि दोस्त, पूरी क्लास में कोई भी तुम्हारा दोस्त नहीं है। तुम्हारे काम ऐसे हैं कि तुमसे कोई भी दोस्ती करना नहीं चाहेगा। ऋतिक ये बात सुन के गुस्सा हो गया और उसने कहा, ओ कम ऑन, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ जितना तुम बता रहे हो। मैं तो सिर्फ मस्ती मजाक करता हूँ क्लास में। और ऋतिक ये सब सुन के कहता है, अच्छा, दूसरों के बैग से डेस्क साफ करना और उनके बुक्स को विंडोज से बाहर फेंक देना, ये मस्ती मजाक होता है तुम्हारे हिसाब से, है ना। ऋतिक ये सब सुन के और भी ज़्यादा चिढ़ गया और उसने कहा कि तुम्हारी ज़ुबान बहुत चल रही है।
लगता है तुम भूल गए कि मैंने क्लास में तुम्हें कितनी बार मारा है। अभिषेक ये सारी बातें सुन के थोड़ा सा गुस्सा हो गया और उसने कहा कि हाँ हाँ, मार ही सकते हो, किस किस को मारोगे? दुनिया तो तुम्हें सिर्फ एक बुली ही कहेगी, और उससे ज़्यादा तुम हो ही क्या। ऋतिक ये सारी बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था अभिषेक जैसा शांत बच्चा ऐसे जवाब कैसे दे सकता है। ऋतिक गुस्से से आग बबूला हो गया था और उसने अभिषेक की कॉलर पकड़ ली और अभिषेक ने ऋतिक के मुंह पे एक पंच मारा जोरदार, जिसकी वजह से ऋतिक की पकड़ छूट गई और अभिषेक वहां से भाग गया। ऋतिक भी उसके पीछे पीछे भागा। अभिषेक काफ़ी तेज़ी से भागे जा रहा था, लेकिन ऋतिक आज उसे छोड़ने वाला नहीं था। ऋतिक के दिमाग में गुस्सा सवार था। उसका मन कर रहा था कि वो अभिषेक को मार मार के अधमरा कर दे। वो सिर्फ भागे जा रहा था अभिषेक को पकड़ने के लिए, लेकिन अभिषेक उसके हाथ आ ही नहीं रहा था। पतली पतली गलियों से अभिषेक काफ़ी ज़्यादा दूर भाग रहा था ऋतिक से, लेकिन ऋतिक भी उसका पीछा करे जा रहा था। काफ़ी लंबे समय के पीछा करने के बाद अभिषेक एक खाली खंडहर सी जगह पे रुक गया और ऋतिक भी वहाँ पर रुक गया। और ऋतिक वहाँ पर रुक के हंसने लगा और उसने हंसते हुए कहा कि क्या हो गया, अब रुक क्यों गए? तुम तो भागना चाहते थे ना मुझसे, डरपोक। आज तो मैं तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगा कि आज के बाद से तुम मेरे सामने मुंह खोलने से भी डरोगे और खौफ खाओगे मेरे नाम से, समझे अभिषेक? और ये सब सुनने के बाद अभिषेक चुपचाप खड़ा रहा और उस खाली खंडहर सी जगह में घुस गया। ऋतिक भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और वो बिना सोचे समझे उस खाली खंडहर में घुस गया और पूरे अंधेरे में ऋतिक का नाम पुकारने लगा। वो बार बार चिल्ला के कह रहा था, अभिषेक बाहर निकल आओ, तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। आज तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम जिंदगी भर मेरे सामने मुंह खोलने से डरोगे। बाहर आओ। तुम अगर अपने आप बाहर आ गए तो शायद मैं तुम्हें थोड़ा कम मारूं, लेकिन मैंने अगर तुम्हें पकड़ा तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और ऋतिक का मुंह बंद ही हुआ था। तभी अचानक से ऋतिक के कानों में एक आवाज़ आई। यह आवाज़ सुनते ही ऋतिक काफ़ी ज़्यादा डर गया और वो अपने कदम पीछे लेने लगा। तभी अचानक से अंधेरे से बाहर निकला एक राक्षस और उसने कहा कि भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि आज तो तुम मरने वाले हो। ऋतिक उस राक्षस को देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और पीछे की ओर भागने लगा, लेकिन उसने देखा कि वहाँ पर कोई बाहर जाने का रास्ता है ही नहीं। ऋतिक के हाथ पैर कपकपा रहे थे उस राक्षस को देख के। ऋतिक ने घबराते हुए कहा कि अभिषेक कहाँ है? मैं तो उसका पीछा कर रहा था। तुम कौन हो? जिसके जवाब में उस राक्षस ने कहा, अभिषेक तो गया सेंटा क्लॉस के साथ और तुम जाओगे मेरे साथ, यानी कि क्रैम्पस के साथ। और तब ऋतिक को पता चलता है कि ऋतिक अभी तक जिसका पीछा कर रहा था वो अभिषेक नहीं, क्रैम्पस था। क्रैम्पस एक ऐसा दानव जो कि बुरे बच्चों को उनकी किए गए गलत कामों के लिए सजा देता है। क्रैम्पस एक ऐसा मिस्टीरियस क्रिएचर जिसके नाम से बुरा बच्चा कपकपाने लगता है। और अब वही क्रिएचर क्रैम्पस था ऋतिक के सामने। वो फंस गया था क्रैम्पस की चाल में। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक अपने रूम में सो रहा था और तभी अचानक से उसकी विंडो कोई खटखटाता है और विंडो अपने आप खुल जाती है। अभिषेक ये सब देख के थोड़ा डर गया था और तभी उसकी विंडो से आते हैं अंदर सेंटा क्लॉस, जिसे देख के अभिषेक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अभिषेक भागता हुआ सेंटा क्लॉस के गले लग जाता है और सेंटा क्लॉस अभिषेक से कहते हैं कि My child, God bless you. Here is your gift.
हमेशा जिंदगी में एक अच्छे इंसान बनना, जैसे कि तुम अभी एक अच्छे बच्चे हो। गॉड हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और मैं भी। हा, 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 हा। और तभी अचानक से अभिषेक की आंखें खुलती है और अभिषेक देखता है कि सुबह हो गई है और उसके क्रिसमस ट्री के नीचे रखा हुआ था उसका पसंदीदा वीडियो गेम, जिसे देख के अभिषेक की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। और वो अपनी वीडियो गेम को देख के डांस करने लगा और उसे डांस करता हुआ देख उसके पेरेंट्स, जिन्होंने रात के वक्त क्रिसमस ट्री के नीचे उस वीडियो गेम को रखा था, वो अपने बच्चे को ऐसा खुश देख के भी खुश हो रहे थे। और वहीं क्रैम्पस की चाल में फंसा हुआ ऋतिक भी अपनी नींद से जाग चुका था और उसे अब पता चल गया था कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। तब से लेकर आज तक वो भी एक अच्छा बच्चा बन गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा और ऐसे ही कहानियाँ सुनना पसंद है आपको डरावनी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप सुन रहे थे डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल को। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। संजय और संदीप जा रहे थे संजय की गांव की तरफ। वो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, इसलिए संदीप संजय के गांव जा रहा था उसके साथ। एक काफी लंबे चौड़े सफर के बाद वो पहुंचे थे संजय के गांव में। संजय को खुद अपने गांव में आए हुए काफी साल हो गए थे। तकरीबन 20 साल तो उसे अपने गांव से दूर होते होते हो ही गए थे। वो बचपन से ही अपने शहर वाले घर में रहता था और गांव की तरफ उसका कभी ज़्यादा ध्यान नहीं किया। लेकिन आज अचानक से उसका मन बन गया था अपने गांव घूमने का, अपने गांव के बारे में जानने का, क्योंकि उसके माता पिता ने उसके गांव के बारे में उसे ज़्यादा नहीं बताया था। इसी कारण की वजह से संजय अपने दोस्त को लेकर अपने गांव पहुंचा था और वो दोनों काफ़ी खुश थे कि नई नई चीज़ों के बारे में पता करेंगे और अपनी ज़िंदगी के कुछ दिनों में राजस्थान की खूबसूरती का मज़ा लेंगे। संजय और संदीप गांव पहुंचे और गांव में पहुंचने के बाद संजय अपने घर की तरफ आया और उसका घर काफ़ी ज़्यादा पुराना था। उसके घर पे एक मोटी धूल की परत जम गई थी, जो कि साफ साफ गवाही दे रही थी कि सालों से वहां पर कोई भी नहीं आया। संजय और संदीप ने मिलकर काफ़ी लंबे समय तक उस घर की सफाई करी और उसे रहने लायक बनाया। काफ़ी घंटों की मेहनत के बाद वो कामयाब हुए और घर में थोड़ा आराम किया। वो दोनों फिर घर की छत पर गए और उन्होंने आसपास का नज़ारा लेना शुरू किया। वो दोनों आसपास का नज़ारा ले ही रहे थे, तभी अचानक से संदीप को उसके ठीक सामने एक बड़ा सा किला दिखा। वो किला था तो बहुत दूर, लेकिन वो किला इतना विशालकाय था कि काफ़ी दूरी से भी वो दिख रहा था। संदीप ने संजय से पूछा, वे भाई वो किला क्या है? वो दिखने में तो बहुत बड़ा है, जैसे राजा महाराजा के टाइम का होता था ना, पिक्चरों में जैसे दिखाते हैं वैसा ही है। काफ़ी बड़ा है यार, इतनी दूरी से भी साफ साफ दिख रहा है। जिसके जवाब में संजय ने कहा कि तू इस किले के बारे में नहीं जानता। जिसके जवाब में संदीप ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता। क्या, कौन सा किला है ये? जिसके जवाब में संजय ने कहा कि अभी तो जिस किले को देख रहा है ना, वो भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। वो है भानगढ़ का किला। कहा जाता है कि यहाँ इतनी प्रेत आत्माएं वास करती हैं जितना कोई सोच भी नहीं सकता। कहते हैं कि उस किले में पूरा गांव बसा हुआ है प्रेत आत्माओं का। वहाँ रात के वक्त जो भी जाता है उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो खुद ही मर जाता है या फिर जिंदगी भर पागल बना घूमता फिरता है। वो काफ़ी भूतिया जगह है। दुनिया ने माना है कि वो वर्ल्ड की मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्टेड में रहने के लायक है। इसलिए यहाँ के मूल निवासी वहाँ रात तो क्या, दिन में जाने के नाम से भी कांपने लगते हैं। कहा जाता है कि रानी रत्नावती नाम की एक बहुत ही खूबसूरत रानी
कई 100 सालों पहले यहाँ पर राज करा करती थी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, जिसकी वजह से एक तांत्रिक की नज़र उनकी खूबसूरती पे पड़ी और वो उनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा मोहित हो गया। और वो तांत्रिक किसी भी हाल में उस रानी को पाना चाहता था और इसी चक्कर में उसने काले जादू का साथ लेना सही समझा, क्योंकि वो वैसे तो रानी को नहीं पा सकता था, इसलिए काले जादू की मदद ली उसने। लेकिन रानी भी बेवकूफ़ नहीं थी, उन्हें सब पता चल गया और उन्होंने उस तांत्रिक को काफ़ी बुरी मौत मरवा दिया। लेकिन जब वो तांत्रिक मर रहा था तब उसके आखिरी शब्द कुछ ऐसे थे जिसने पूरे गांव वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। उसने मरते मरते कहा कि मेरी मौत सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत है। ये पूरा गांव मेरी मौत का कारण जो बना है, इसकी जो रानी है जिसने मुझे मरवाया है, मैं उस रानी को, उस पूरे गांव को ये श्राप देता हूं कि वो अनंत काल तक, जब तक ये धरती पर जीवन है तब तक वो उसी किले में कैद रहेंगे। उनका ना ही पुनर्जन्म होगा, ना ही उन्हें मुक्ति मिलेगी, वो यहीं पर भटकते रहेंगे। उन्हें तड़पना होगा अनंत कालों तक। मेरी मौत की सजा उन्हें अनंत कालों तक मिलेगी। संदीप ये सब सुन के बोला कि अबे संजय, काफी खतरनाक कहानी थी बे। सच में ऐसा हुआ था क्या? और हुआ भी था तो डरावना तो है। मैं क्या कहता हूँ, चले एक बार देख कर आते हैं कि क्या सच में कुछ ऐसा है। जिसके जवाब में संजय ने कहा कि तुझे क्या लगा, मेरे माता पिता ने मुझे अपने गांव से इतने साल तक दूर क्यों रखा? मेरे माता पिता बेवकूफ़ नहीं थे, मेरे को इसलिए दूर रखा ताकि मैं इस किले के साए से दूर रहूं। और उन्होंने मुझे साफ साफ मना किया था मेरे गाँव वालों से पहले भी कि उस किले की तरफ देखना भी मत। ये तो तेरा ध्यान चला गया और तूने पूछा तो मैंने बता दिया, वरना उस किले की तरफ जाने की हिम्मत भी मत करियो, वरना क्या होगा वो तो मैं भी नहीं जानता। ये सब सुन के संदीप थोड़ा घबराया, लेकिन फिर उसे हंसी आने लगी। उसने कहा कि माफ़ करिए भाई, मैं हंस रहा हूँ, लेकिन ये सब अंधविश्वास है, समझा? ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो तांत्रिक जो भी था, जैसा भी था, बड़ा बुरा इंसान था, मारा गया आखिरकार। तो इसमें कोई श्राप वगैरह कुछ ऐसा मानने वाली कोई बात नहीं। मुझे तो लगता है कि बस ये एक बनाया गया एक बस माहौल है ताकि यहाँ लोग आएँ, देखें, पैसा बने, टूरिज़्म की जगह बने। इससे ज़्यादा क्या है यहाँ? कुछ भी नहीं। मैं तो कहता हूँ एक बार देख ही लेते हैं क्या है क्या नहीं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और अगर तेरे में हिम्मत नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। तेरी पैंट वैसे भी गीली हो जाती है चूहे को देखकर, तो ये किला तो बहुत ही विशालकाय है। रहने दे। अपना मजाक सुन के संजय से रहा नहीं गया और उसने कहा कि अबे बेवकूफ़, मैं तो भलाई के लिए कह रहा था, मुझे हिम्मत की कोई कमी नहीं है, समझा क्या? मैंने बड़े बड़ी मुसीबतों का सामना किया है, वो भी अकेले। और ये किले से मैं नहीं डरता हूँ, ये तो मैं बस अपने माता पिता की बातों का मान रख रहा हूँ। उन्होंने मुझे वहाँ जाने से मना किया इसलिए। और फिर संदीप ने एक ऐसी बात बोली जिसे सुन के संजय से रहा नहीं गया। संदीप ने बोला कि अबे बस, अब अपने माँ बाप के मान का बहाना देकर अपने डरपोकपने को छुपाने की कोशिश मत कर। ये सब सुन के संजय ने कहा कि चल मैं रेडी हूँ, देखता हूँ, और कुछ भी अंट संट या गलत हुआ ना, उसका जिम्मेदार सिर्फ तू होगा। मैं तो अपनी सुरक्षा करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन जो तेरे साथ होगा ना, उसकी जिम्मेदारी तेरी ही होगी। चल। ऐसा कहते ही दोनों उस किले की तरफ चल पड़े। उनके पास कार थी, इसलिए कुछ किलोमीटर तय करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वहाँ उन्होंने जाके देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा बोर्ड लग रखा है जिस पे साफ साफ लिखा है, ये जगह भूतहा मानी जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर शाम के 6 बजे के बाद जाना सख्त मना है। कृपया करके शाम के वक्त यहाँ पर आने की कोशिश ना करें। ये बोर्ड पढ़ने के बाद वो दोनों उस जगह को देखने लगे
और फिर उन्होंने प्लान बनाया कि वो पीछे से टाप कर अंदर घुस जाएंगे और कोई ज़्यादा सुरक्षा ना होने की वजह से वो दोनों टाप के अंदर घुस भी गए। उन्होंने अंदर का नज़ारा देखा तो नज़ारा तो डरावना था, लेकिन ऐसा नहीं कि जिसे देखकर हालत ख़राब हो जाए। कुछ इतना ज़्यादा डरावना नहीं था। वो दोनों उस किले के आसपास घूमने लगे और उन्होंने उस किले के आसपास घूमते वक्त अचानक से कुछ अजीब सी ताकतों को अपने पास होने का अनुभव किया। उन्होंने ऐसा महसूस किया कि जैसे उनके साथ साथ कोई चल रहा है, उनके पीछे जैसे कोई है। संदीप ने ऐसा महसूस करते हुए बोला कि क्या तुझे भी वही महसूस हो रहा जो मुझे हो रहा है? ऐसा मुझे लग रहा है कि हमारे पीछे कोई है। जिसके जवाब में संजय ने बोला कि हाँ 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 बहानेबाज, देख लिया मैंने तेरी हिम्मत। मुझे डरपोक कह रहा था, अब तुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तेरे पीछे कोई है। वाह रे डरपोक। संदीप को काफी गुस्सा आ गया और उसने कहा कि मैं डरपोक नहीं हूं, बस मुझे ऐसा महसूस हुआ यार, तुम बताने में क्या जाता है। वैसे चल और अंदर चलते। सुरक्षा को मद्देनजर ना रखते हुए वो अंदर घुसते रहे और उन्होंने सब हदें पार कर दी। वो किले के अंदर तक जाते रहे, घूमते रहे। तभी अचानक से संदीप की पॉकेट से कुछ जरूरी सामान गिर गया और वो सामान को उठाने के लिए वापस पीछे मुड़ा। संजय को इस बात का पता नहीं था, इसलिए वो आगे चलता रहा। संदीप ने वो सामान उठाया और आगे बढ़ा ही था, तभी उसने देखा कि संजय आगे नहीं है और फिर संदीप को लगा कि थोड़ा आगे चला गया होगा, तो मैं भी आगे जाके देखता हूँ। तो संदीप आगे गया और उसने देखा कि वहाँ पे लेफ्ट और राइट दो कट है और वो बीच में खड़ा है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। तभी अचानक से लेफ्ट से आवाज आई। संदीप लेफ्ट की तरफ मुड़ा और कुछ कदम उसने बढ़ाए ही थे, तभी अचानक से राइट से किसी की आवाज आई। अबे ओ, उधर कहाँ मरने के लिए जा रहा है? मैं यहाँ पर हूँ, घूमना है ना तुझे? चल अब घुमाता हूँ तुझे। अगर पुलिस वुलिस ने पकड़ा तो बेटे देख लियो तू। संदीप के माथे से पसीना बहने लगा क्योंकि आवाज तो किसी और दिशा से आई थी और संजय तो कहीं और ही है, तो वहां से आवाज कैसे आई थी? ये बात थोड़ा संदीप को परेशान करने लगी, लेकिन उसने कुछ ज्यादा नहीं कहा और संजय के पीछे पीछे चलता रहा। उन दोनों को नहीं पता था कि वो कैसे किस दिशा में घुस रहे हैं। वो बस ऐसे ऐसे घूमे जा रहे थे जैसे उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ता हो। बस उन्होंने हाथ में एक मोबाइल टॉर्च था जो कि थोड़ी बहुत रोशनी दे रहा था, बाकी सब तो ऐसे ही चल रहा था। वो दोनों उस किले से बाहर आए, तभी उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी वहां दरवाजे पे एक टक लगाए कहीं देख रहा है और वो वहीं कोने पर बैठा हुआ है। वो दोनों वहां गए और उन्होंने उनसे कहा कि अरे बाबा, डर नहीं लगता क्या? इतनी रात को यहाँ बैठे हुए हो, सुना नहीं है क्या यहाँ के बारे में? भूत प्रेतों का वास है यहाँ पर, लगता है तुमको डर नहीं लगता? और उस बूढ़े बाबा ने कहा कि बेटा, अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें डर नहीं लगता, तुम इतनी रात को यहाँ आए हो, यहाँ तक कि सरकार ने भी रात को यहाँ से यहाँ पर आने के लिए मना किया है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ क्यों आए? जिसके जवाब में संजय और संदीप हंसने लगे और कहने लगे कि अरे बाबा, ये सब तो मजाक होता है, भूत प्रेत ऐसा थोड़ी कुछ होता है, ये सब तो बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। कहाँ ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं आज के ज़माने में? हम तो सिर्फ मस्ती मजाक के लिए यूं ही घुस आए और हमने देखा कि सुरक्षा भी इतनी तगड़ी नहीं है, इसलिए हम घुस आए दीवार टाप के, और सुबह होने से पहले यहाँ से निकल भी जाएंगे, किसी को क्या ही पता लगेगा। जिसके जवाब में उस बूढ़े आदमी ने कहा, अच्छा बेटा, भूत प्रेत नहीं होते ऐसा मानना है तुम्हारा। समय बदल गया, सब बदल गया। इंसान कुछ ज्यादा ही समझदार हो गया। जो चीज इंसान की समझ के परे उसे लगती है, वो इंसान झुटलाने की कोशिश करता है। काफी बुरी बात है। अच्छा बेटा, भूत प्रेतों पे तो चलो मैं मान गया तुम विश्वास नहीं करते, लेकिन जरा उस आसमान की तरफ देखना। संदीप और संजय आसमान की तरफ देखने लगे और उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया।
और वो वापस उस बाबा की तरफ देखते हुए बोले कि बाबा क्या है। और वो दोनों कुछ बोले, उससे बोलने से पहले ही उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं है। वो बूढ़े बाबा इतनी अचानक से कहाँ गायब हो गए। उन दोनों को पता चल गया कि हालात बिगड़ने वाले हैं, कुछ बुरा होने वाला है, अब यहाँ से निकलने में ही भलाई है। वो दोनों उल्टे पैर भाग ही रहे थे, तभी अचानक से उनके कानों में एक आवाज आई। अरे 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 अरे, इतनी जल्दी क्या है? हमारे यहाँ आए हो, मेहमान नवाजी तो करवा लो। हमारे राजस्थान की परंपरा है, मेहमानों को ऐसे नहीं जाने दिया जाता। ये सुनते ही वो दोनों बेहोश से हो गए और उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि वो एक अजीब से खंडहर जगह पे है। उन्हें पता चल गया था कि ये उसे किले का एक हिस्सा है, लेकिन कौन सा ये तो उन्हें नहीं पता था। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर है। वो दोनों उठे और उन्होंने एक दूसरे की शक्ल देखी और एक दूसरे से वो पूछने की कोशिश करने वाले ही थे कि क्या हम कहाँ पर हैं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कोई और भी है। उससे पहले ही वहाँ एक आवाज गूंजी। कई सालों बाद कोई आया है यहाँ। मैंने तो उम्मीद ही खो दी थी कि किसी जिंदा इंसान की शक्ल वापस देखने को मिलेगी। पर ऐसा लगे भी क्यों ना, अब हमारा भानगढ़ का किला इतना मशहूर जो हो गया है पूरी दुनिया में। सुना है सबसे भूतिया जगहों में आने लगा है। इतनी भयानक आवाज सुन के संदीप और संजय के होश उड़ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। उनके सामने कुछ था तो वो सिर्फ अंधेरा ही था। उन्होंने घबराते हुए पूछा कि तुम कौन हो और हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? जिसके जवाब में उस आवाज ने कहा कि अरे अरे, हम कहाँ लेकर आए? तुम तो यहाँ खुद आए हो, है ना? तुम्हें तो मजाक बना रहे थे ना अपने घर की छत पे खड़े होकर। संजय और संदीप की हालत और खराब हो गई। उन्हें सिर्फ एक ही सवाल सताए जा रहा था कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकले और इसे कैसे पता चला कि वो अपने घर की छत पे इस किले का मजाक बना रहे थे। उन्होंने यही बात उस आवाज से पूछी और उस आवाज ने कहा कि सब सुनाई देता है, सब सुनाई देता है। हमारा शरीर तो अब नहीं रहा, लेकिन भानगढ़ पे आज भी राज हमारा है, पहले भी था और हमेशा रहेगा। और फिर वो दोनों रोते हुए कहते हैं कि हमें जाने दो, हम कभी नहीं आएंगे अब यहाँ पे, हमसे गलती हो गई, अब पता चल गया, अब हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। जिसके जवाब में उस आवाज ने कहा कि कई सालों पहले मुझे मारा गया था, जिसकी सजा मैंने पूरे गांव को दी। और उसके ऐसा बोलते ही वहां कई सारे लोगों की रोने की आवाजें आने लगी। और ये वही आवाजें थी जिनकी आत्मा आज भी यहाँ पर कैद है। भानगढ़ का किला उन आवाजों से, उन रोने की चिल्लाहट से गूंज रहा था। और संदीप और संजय वो आवाज सुन के डरे जा रहे थे, सहमे जा रहे थे। और फिर उस आवाज ने कहा कि मुझे तो जानते ही हो कि संजय वही तांत्रिक हूं जिसे बड़ी बेरहमी से मारा गया था। मेरे को कमजोर समझ रहे थे ये गांव वाले,
वो रत्नावती। देखो कैसे कैद कर लिया इन्हें अनंत काल के लिए। मेरी शक्तियां इतनी ज्यादा हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन कैद होकर रह गया उस रत्नावती की वजह से इसी किले में। अपने फैसले पे पछता रहे थे और रो रहे थे। तभी अचानक से उस आवाज ने कहा कि तुम यहीं के पैदा हुए हो संजय, यहीं पैदा हुए हो। जिसके जवाब में संजय ने घबराते हुए डरते हुए कहा कि हाँ, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, इसी भानगढ़ के किले से कुछ किलोमीटर दूर मेरा गांव है। फिर उस आवाज ने एक भयानक सी आवाज में पूछा कि मुझे अपनी जन्म तिथि बताओ, ये मेरा हुक्म है, और अगर तुमने झूठ बोला तो तुम भी अनंत काल के लिए यहीं पर सड़ोगे। और संजय भयभीत होता हुआ, डरता हुआ अपनी जन्म तिथि बताता है, जिसके जवाब में वो आवाज कहती है कि संजय, तुम्हारे पापा का नाम मंजीत राणा, तुम्हारा नाम संजय राणा, तुम्हारे दादा का नाम विश्वजीत राणा। तुम उसी परिवार से हो जो परिवार मेरा दुश्मन है। पता है तुम्हें, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है। नहीं, मैं तुम्हें यहां लेकर आया हूं, तुम्हें संजय लेकर आया हूं, और तुम्हारे इस दोस्त को। पता है क्यों? जिसके जवाब में संजय और संदीप ने डरते हुए पूछा कि क्यों 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 लाए हो? और उस आवाज ने कहा कि क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे मारा था। तुम्हारे पूर्वज यही के सैनिक थे जिन्हें रानी रत्नावती ने मुझे मारने के लिए भेजा था। मैंने कसम खाई थी मरते वक्त तुम्हारे वंश को मिटा दूंगा, लेकिन तुम्हारे पूर्वज काफी समझदार थे। मेरे श्राप के शुरू होने से पहले ही वो इस गांव को छोड़ के भाग गए, इसलिए वो बच गए। उन्होंने युद्ध में वहां हिस्सा नहीं लिया, वो कहीं और बस गए। उन्हें पता था कि मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन बेचारे, उनकी समझदारी दही की दही रह गई। वो तो बच गए, लेकिन आज तुम मेरा शिकार हो गए। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें मना किया होगा ना, मना किया होगा कि अपने गांव की तरफ देखना भी मत, और खासकर भानगढ़ के किले की तरफ। लेकिन माँ बाप की बात ना मानना, यही आदत है तुम्हारी, यही आदत आज तुम्हारी जान लेगी। तुम्हारे दोस्त के थोड़े भड़काने पे तुम यहां गए। तुमने अपने दोस्त से नहीं पूछा कि वहां कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। संजय और संदीप दोनों की आंखें चौड़ी होई जा रही थी। उन्हें तो अब सच्चाई पे ही यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि ये सब सिर्फ एक बुरा सपना है, एक डरावना सपना है। काश कोई उन्हें उठा दे, काश कोई उन्हें उठा दे, क्योंकि ये सब उनकी बर्दाश्त से बाहर था। इतनी भयानक आवाज, इतना भयानक मंजर उन्हें डरा रही थी। उनका दिल धड़कना धीरे हो रहा था। वो इन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वो रोते हुए वहां से भागने लगे, लेकिन उनका भागने का कोई फायदा नहीं था। वो भागते भागते थक गए, लेकिन हर जगह सिर्फ उन्हें एक ही आवाज सुनाई दी। भागने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पूरा मेरा राज है। तुम्हें अनंत काल तक यही फंसे रहना होगा। तभी अचानक से
उन दोनों को एक रोशनी दिखाई दी और वो उस रोशनी की तरफ भागे। उन्हें जैसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया। उनकी टांगें भारी होने लगी, उनकी टांगों पे जैसे किसी ने जंजीरें बांध दी और पता नहीं कितने कुंटलों का वजन उनके पैरों में डाल दिया हो। लेकिन जैसे तैसे उन्होंने पूरी ताकत लगा के उस रोशनी की तरफ बढ़े और उस रोशनी की तरफ जाते ही वो एक अलग सी जगह पे पहुंच गए और उन्होंने देखा कि उनके सामने 7-7 फुट के 2 आदमी खड़े हैं और उन्होंने कहा कि ए छोरे, माना किया था ना बापू ने यहाँ नहीं आना। आज पता चली क्या होगा। माँ बाप की बातों को नजरअंदाज करने का क्या अंजाम होता है। अरे हमारे खानदान से है तू। संजय और संदीप उठे और उन्होंने उन दोनों आदमियों को देखा। वो 7-7 फुट के 2 आदमी थे, विशालकाय। उनकी लंबाई चौड़ाई इतनी थी जैसे पूछो ही मत। उन्होंने कहा कि घबरा मत, हम ही तेरे पूर्वज हैं। जब हम ये गांव छोड़ के भाग रहे थे तब हमें पता था कि आज नहीं तो कल हमारे खानदान का कोई ना कोई यहाँ फंसेगा जरूर। मुझे महारानी ने बता दिया था कि तुम्हारे खानदान में से एक लड़का इस तांत्रिक के जाल में फंसेगा और वो तू ही था। मैं उसी का इंतजार कर रहा था इसी वक्त का कि मैं तुझे बचा पाऊं और अब तुझे इस बात का पता चल गया है। अब यहाँ कभी भूल कर भी मत आना क्योंकि वो तांत्रिक इतना ज्यादा ताकतवर है कि बहुत बुरा हो जाएगा। इसलिए अब कभी मत यहाँ आना। अब अपने गांव में तो क्या, राजस्थान में भी कदम मत रखना क्योंकि ये तांत्रिक इतना ज्यादा ताकतवर है कि तुम राजस्थान में कहीं भी होगे तो ये तुम्हें खींच के यहाँ ले आएगा। जैसे आज तुम्हें ये लेकर आया। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम अपने दोस्त की वजह से यहाँ आए, लेकिन नहीं, ये सब उसी तांत्रिक के माया जाल का खेल है और अब यहाँ पर कभी मत आना। ये बोलते ही उन दोनों आदमियों ने उन दोनों के सर पे हाथ रखा और उनके हाथ रखते ही उन दोनों को एक झटका लगा और उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि वो अभी भी अपने गांव की छत पर है और वो वहां पर बेहोश पड़े थे। सूरज उनके सर पे था और उन्हें अब कुछ भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ जो हुआ वो क्या था। ये सब क्या सच था? क्या सच में कुछ ऐसा हुआ था? यही बातें उन्हें परेशान कर रही थी। लेकिन एक बात तो उनके दिमाग में अभी भी आ गई थी कि रात होने से पहले यहाँ से निकल जाना ही बेहतर रहेगा। क्या पता वो तांत्रिक अपने माया जाल से उन्हें वापस वहीं खींच कर ले जाए। ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। महेश एक स्कूल टीचर था जो कि बच्चों को पढ़ाया करता था। उसकी जिंदगी इसी से चलती थी। रोज सुबह सुबह उठकर स्कूल जाना और फिर जब स्कूल खत्म हो जाए तो घर वापस आ जाना। लेकिन बीते कुछ दिनों से उसकी जिंदगी में काफी कुछ अलग घटनाएं घट रही थी। काफी ज्यादा डरावनी और अजीब अजीब घटनाएं, जिससे महेश काफी ज्यादा परेशान था। ये सारी जो डरावनी घटनाएं हो रही थीं वो सारी घटनाएं महेश की समझ के बाहर थीं। उसे तो ऐसा लगने लगा था कि जैसे उसके मानसिक संतुलन में कोई समस्या आ गई है, क्योंकि जैसी ही वो चीज़ों को अनुभव करता था वैसी चीज़ें होना संभव ही नहीं थी। ऐसे ही एक रात जब महेश खाना खा रहा था और खाना खाकर उठा ही था, तभी उसकी वाइफ ने ध्यान दिया कि महेश ने अपने प्लेट में खाना छोड़ दिया है। और फिर महेश की वाइफ ने महेश से पूछा, क्या हो गया, आपने खाना क्यों नहीं ख़त्म किया? जिसके जवाब में महेश ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे की तरफ चलता रहा। लेकिन तभी अचानक से महेश के कानों में एक आवाज़ आई, पाप करने की भूख है तो खाना कहाँ से खाया जाएगा? और जब महेश ने ये बात सुनी तब वो चौंकता हुआ पीछे मुड़ा
और उसने अपनी वाइफ को देखा और पूछा, क्या हुआ, तुमने कुछ कहा क्या मुझसे? जिसके जवाब में उसकी वाइफ ने ना में सर हिलाया। महेश को लगा कि शायद ये उसके दिमाग का वहम है और वो वापस से अपने बेडरूम में चला गया। खाना खाने के बाद वो अपने बेडरूम में सो गया और जब वो सोया था तभी अचानक से उसे एक डरावना सपना आया। देखा कि वो एक ट्रेन की पटरी पे चल रहा है और सामने से ट्रेन आ रही है। महेश उस पटरी से हटना चाहता है लेकिन उसका जो शरीर है वो उसके कंट्रोल में है ही नहीं। वो बस सीधा सीधा ट्रेन की तरफ चलता आ रहा है और जैसे ही ट्रेन उसके बेहद ही नज़दीक आ गई तो झटके से महेश की आंखें खुली और जब उसने आंखें खोली तो उसने अपने आसपास का नज़ारा देखा तो सब कुछ नॉर्मल था। कुछ नॉर्मल नहीं था तो वो महेश, उसके चेहरे से पसीना टप टप करके बह रहा था। उसने सोचा कि चलो पानी पी लिया जाए। बगल की ही टेबल पे रखे हुए एक पानी के जग से उसने पानी निकाला एक गिलास में और पानी पिया और पानी पी के वापस से गिलास और जग को वहीं उसी टेबल पे रख के वो लेट गया। उसको लेटे हुए कुछ ही देर हुए थे तभी अचानक से उसके कानों में फिर से कुछ अजीब ही आवाज़ें सुनाई देने लगी। तुझे अपने कर्मों की सजा मिलेगी, तुझे अपने पापों की सजा मिलेगी, तुझे अपने कर्मों की सजा मिलेगी, तुझे अपने पापों की सजा मिलेगी। महेश को कुछ भी समझ नहीं आया और महेश वापस से उठा तो उसने ध्यान दिया कि ये आवाज़ और कहीं से नहीं उसकी अलमारी से आ रही है और वो अलमारी की तरफ बढ़ने लगा और धीरे धीरे अलमारी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा और जैसे ही वो अलमारी के पास गया और उसने दरवाज़ा खोला तो अलमारी में कुछ भी नहीं था। तभी अचानक से पीछे से एक आवाज़ आई, क्या हो गया, आप ठीक तो है? महेश अपनी ही वाइफ की आवाज़ सुन के काफ़ी ज़्यादा डर गया और उसने हाँ में सर हिलाया। वो पूरी तरह से पसीने से तरबतर हो गया था और फिर उसकी वाइफ ने जब इतना घबराया हुआ महेश को देखा तो फिर उसकी वाइफ ने कहा, आखिर हुआ क्या है, आप इतनी टेंशन में क्यों हैं, आप तो पूरे पसीने से भीग गए हैं। जिसके जवाब में महेश ने कुछ भी नहीं कहा और महेश वापस से बेड पर आकर सो गया। ये पहली रात नहीं थी कि महेश की ज़िंदगी में ऐसी डरावनी घटनाएं घट रही थी, बल्कि काफ़ी दिनों से उसके साथ ऐसी ही घटनाएं घट रही थी जिसकी वजह से महेश काफ़ी ज़्यादा परेशान था। सुबह महेश की आँख खुली और वो स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगा। रात में जो उसके साथ डरावनी घटनाएं घटी थी उसकी वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी फील कर रहा था। लेकिन आखिरकार वो जैसे तैसे तैयार हुआ और स्कूल पढ़ाने के लिए पहुंच गया। स्कूल में सारे बच्चे उसे अजीबो गरीब तरीके से देख रहे थे। महेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, बात क्या है। स्कूल में जब महेश था तब अचानक से उसे टॉयलेट लगी और वो स्टाफ रूम वाले टॉयलेट में चला गया। जब वो टॉयलेट कर रहा था और वो जब टॉयलेट से वापस आया तभी अचानक से उसने ध्यान दिया कि उसके अलावा भी टॉयलेट में कोई और है। महेश को लगा कि शायद कोई और स्टाफ का मेंबर होगा, लेकिन जब महेश ने ध्यान से देखा तो वहाँ टॉयलेट में एक लड़की खड़ी थी और उस लड़की को देखकर महेश के होश उड़ गए। महेश ने घबराते हुए कहा, कौन है तुम? ये जेंट्स वॉशरूम में क्या कर रही हो? हाँ, निकलो यहाँ से, इतनी मैनर्स नहीं है तुम्हें बाहर बोर्ड नहीं नजर आता? जिसके जवाब में उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। महेश उस लड़की की तरफ बढ़ा और बढ़ते हुए कहा उसने, बहरी हो क्या, सुनाई नहीं देता? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? इतनी बड़ी हो गई हो, तुम्हें अकल नहीं है? तुम्हें मेल और फीमेल के वॉशरूम में डिफरेंस नहीं पता? बाहर दोनों जगह बोर्ड लगे हुए हैं, निकलो यहां से। उस लड़की ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया और महेश उस लड़की के पास आ गया और फिर महेश ने उस लड़की को पलटने के लिए कहा और फिर जो हुआ वो महेश का दिल दहला देने के लिए काफ़ी था। वो लड़की वहाँ से हवा के झोंके की तरह गायब हो गई।
जब महेश ने जब ये अपनी आंखों से देखा तब उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। उसने पहले तो अपने मुंह को अच्छी तरह से धोया। उसे लगा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में जो इतनी डरावनी और अजीब घटनाएं घट रही हैं वो सब वहम कैसे हो सकता है। वहम तो सिर्फ 1 या 2 बार हो सकता है, लेकिन इतनी बार ऐसा तो हो नहीं सकता। महेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन महेश ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और अपने क्लास टीचर वाले रूम में जाकर पेपर्स को चेक करने लगा। और पेपर्स चेक करते करते तभी अचानक से उसके हाथ में एक ऐसा पेपर आया जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, और वो भी खून से। और उस पे लिखा हुआ था, तुम्हें अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। महेश ये पढ़ के इतना ज़्यादा डर गया कि उसने उस पेपर को ही फाड़ के रख दिया। और फिर महेश ने देखा कि उसने जिस शीट को फाड़ा है उस पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। महेश अब अपना सर पकड़ के बैठ गया कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। उसने किसी बच्चे की एग्जामिनर शीट को फाड़ दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होने वाली थी उसे। प्रिंसिपल ने महेश को काफ़ी खरी खोटी सुनाई और फिर महेश का दिमाग भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया। वो शाम को घर आया और चुपचाप बैठ गया। वो खाना खा ही रहा था, तभी उसकी वाइफ ने उससे पूछा, आखिर बात क्या है? तुम हमेशा चुपचाप रहने लगे हो और कभी कभी तुम घबरा जाते हो किसी बात से, और कुछ पूछो तो जवाब नहीं देते। महेश ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया और वापस से अपने बेडरूम में सोने के लिए चला गया। महेश सो ही रहा था, तभी अचानक से उसके सर पे एक बूंद गिरी। और जब महेश के सर पे वो बूंद गिरी तो महेश की आंखें खुली, और महेश ने जब चेक किया तो वो बूंद खून की थी। महेश ने ऊपर की ओर देखा कि जो फैन था उसके ऊपर एक लड़की की लाश लटक रही थी, और उसी से एक एक बूंद महेश के ऊपर गिर रहा था। और जब महेश ने यह नज़ारा देखा तो वो चिल्ला पड़ा, और चिल्लाने की आवाज़ से महेश की वाइफ भी उठ गई। और महेश की वाइफ ने उससे पूछा, क्या हो गया? तुम इतने घबरा क्यों गए हो? क्या हो गया है? जिसके जवाब में महेश ने कहा, अरे अंधी है क्या? उस फैन पे देख, एक लड़की की लाश लटक रही है। महेश की वाइफ ने उस फैन पे देखा तो वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था, फैन बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। महेश ने फिर जब दिमाग शांत करके ऊपर की ओर देखा तो उसने देखा कि जैसा उसे लग रहा था वैसा कुछ भी नहीं है। महेश ने अपना सर पकड़ लिया और फिर महेश की वाइफ ने कहा कि तुम्हें शायद डॉक्टर की ज़रूरत है, काम की वजह से तुम्हें ज़्यादा ही टेंशन होने लगी है। महेश अगले ही दिन डॉक्टर के पास गया और उसने सारी बातें डॉक्टर को बताई, और फिर डॉक्टर ने उसे कुछ मेडिसिन लिख के दी, और मेडिसिन लेकर महेश घर वापस आ गया। उसने सोचा कि आज स्कूल नहीं जाऊंगा, और उसने स्कूल से छुट्टी ले ली। स्कूल से छुट्टी लेने के बाद उसने शांति से इधर उधर घूमकर दिमाग ठंडा किया अपना, और अपने दिमाग को संतुलित करने की कोशिश करने लगा। और रात हो गई। रात के वक्त महेश की वाइफ किचन में बर्तन धो रही थी, और महेश पानी पीने के लिए फ्रिज के पास आया, और फ्रिज के पास आकर उसने फ्रिज को खोला और फ्रिज के अंदर से एक पानी की बोतल को निकाला, और पानी की बोतल निकाल कर पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद वो वापस जा ही रहा था, तभी अचानक से उसने एक आवाज़ सुनी, ये सुनीता कौन है? महेश पीछे मुड़ के देखने लगा, और फिर उसने देखा कि उसकी वाइफ कुछ बड़बड़ाया जा रही है। और फिर जब महेश ने ध्यान से सुना तो उसकी वाइफ ने कहा कि मैंने पूछा सुनीता कौन है? और जब महेश ने ये नाम सुना तो उसकी जो ज़बान थी वो हलक में अटक गई। वो बोलने की हालत में ही नहीं था, वो बस लड़खड़ाती हुई ज़बान से बोला, कौन सुनीता? किसकी बात कर रही हो? और फिर महेश की वाइफ ने बर्तन धोते धोते ही कहा,
सच बता रहे हो या मैं तुमसे सच उगलवाऊं? और जब महेश ने यह बात सुनी तब वो रोने लगा। और फिर महेश ने रोते हुए बताया कि सुनीता उसी की एक स्टूडेंट थी जो कि 12th क्लास में पढ़ती थी। सुनीता को महेश पसंद आ गया था और महेश को भी सुनीता अच्छी लगने लगी थी। दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए थे और देखते ही देखते दोनों कब एक दूसरे को प्यार करने लगे दोनों को कुछ भी पता नहीं चला। महेश उससे प्यार करता है ऐसा सुनीता को लगता था, लेकिन यह सुनीता की गलत फहमी थी क्योंकि महेश तो सिर्फ सुनीता का फ़ायदा उठा रहा था। और एक दिन सुनीता को पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और ये बात उसने महेश से बताई। और जब महेश ने ये बात सुनी तो उसका सर चकरा गया क्योंकि महेश तो शादीशुदा था। महेश ने सुनीता से कहा था कि वो अपनी वाइफ से डिवोर्स लेके सुनीता से शादी कर लेगा, लेकिन उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसे तो सिर्फ टाइम पास करना था, लेकिन टाइम पास के चक्कर में अब उसने सुनीता की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। महेश ने सुनीता से अबॉर्शन की बात कही कि अबॉर्शन करवा लो, लेकिन सुनीता को अबॉर्शन करवाना मंजूर नहीं था। और फिर कोई रास्ता ना निकलने की वजह से और महेश के धोखे की वजह से सुनीता के पास कोई रास्ता नहीं बचा और उसने एक रेलवे स्टेशन पे जाकर पटरी के सामने आकर आत्महत्या कर ली। महेश ने रोते हुए सारी बातें अपनी वाइफ को बताई और जब उसकी वाइफ ने ये सारी बातें सुनी तो उसने कहा, तुम ऐसे निकलोगे मैंने कभी सोचा नहीं था। और ये कहकर उसकी वाइफ रोते हुए घर छोड़कर वहाँ से चली गई। महेश ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी जो वाइफ थी वो नहीं रुकी और उसकी वाइफ ने जाते जाते कहा कि चलो, तुमने मुझे सच तो बताया सुनीता के बारे में, मैंने तो सिर्फ ऐसे ही मजाक में तुमसे पूछा था, लेकिन तुम्हारे मुंह से ये सब सुन के आज मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। महेश की वाइफ वहाँ से चली गई और महेश अपनी पूरी ज़िंदगी में अकेला हो गया। उसके पास उसकी वाइफ के अलावा कोई और नहीं था। महेश धीरे धीरे घर में अकेला रहने की वजह से और उन डरावनी घटनाओं की वजह से पागल होने लगा और आखिरकार वही हुआ जो होना था। महेश एक रात अपने घर में ताला लगाकर एक रेलवे स्टेशन पे पहुंचा और ट्रेन के सामने खड़ा हो गया और ट्रेन आने का इंतज़ार करने लगा। ट्रेन उसके सामने आ रही थी और ट्रेन को देखकर उसकी आंखों में ज़रा सा भी खौफ नहीं था। वो इंतज़ार कर रहा था सिर्फ कि जल्दी से जल्दी बस से ट्रेन उसे उसके दर्दों से, उसके गमों से उसे मुक्ति दे दे। और जब ट्रेन उसके बेहद करीब आ गई तब महेश ने देखा कि सुनीता उसे नम आँखों से देख रही थी और तभी उस ट्रेन ने महेश को ठोकर मार दी और महेश की मौत हो गई।